एक ऐसी दुनिया जो हमारे नजरों के सामने है बट हम उसे फिर भी देख नहीं पाते हैं। तो चलिए बेटा बात करते हैं आज के इस अमेजिंग चैप्टर में जिसका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई। मेरा नाम रीना है, मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10। और अमेजिंग से चैप्टर में चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले डिस्कवरी होती है बेटा कर्व्ड ग्लास की। इस दुनिया को देखने के लिए, इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया को देखने के लिए, इस इनविजिबल वर्ल्ड को देखने के लिए कर्व ग्लास बेटा ऑब्वियसली लेंस की तरह एक्ट करते हैं, जो बीच में से मिडिल से बेटा थिक थे और एजेस में से थिन थे कहीं ना कहीं, और वो छोटी छोटी चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाते थे। तो यहाँ से कुछ कुछ हिंट मिलने लगने लगा कि हाँ, कुछ छोटे क्रिएचर भी नेचर में प्रेजेंट हैं। उसके साथ साथ ओवर द टाइम बेटा लेंस इंप्रूव हुए और कुछ मैग्नीफाइंग ग्लासेस आए बेटा, और उसके बाद माइक्रोस्कोप्स भी आए। और माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद बेटा ये हिडन वर्ल्ड, ठीक है, जो ये छुपा हुआ संसार है, जो भी अभी आपकी बॉडी के ऊपर, आपके स्किन के ऊपर, आपकी बॉडी के अंदर हजारों लाखों करोड़ों नंबर में प्रेजेंट है बट हम देख नहीं पा रहे, उनकी डिस्कवरी हो गई। ठीक है, वो पर्टिकुलर हिडन वर्ल्ड अब ओपन हो गया बेटा हमारे लिए माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद। अब बारी आती है बेटा नेचर में कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बींग्स प्रेजेंट है। ऑब्वियसली वेराइटी है बेटा, ठीक है, लिविंग बींग्स यानी कि ऑर्गेनिजम्स, और सबकी शेप सोचोगे देखोगे तो सबकी शेप डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, कलर बहुत का डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अदर फीचर्स जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। अब मैग्निफिकेशन से हम क्या समझते हैं, जो आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी है बेटा। तो मैग्निफिकेशन मतलब राउंड बॉटम फ्लास्क लेना पड़ेगा बेटा आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। आपकी केमिस्ट्री लैब में, साइंस लैब में अवेलेबल होगा। साथ साथ वाटर कोर्क यानी कि ढक्कन और बॉटल ले लीजिएगा बेटा। स्टेप्स मतलब आपको सबसे पहले वाटर फिल करना होगा अपने राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। इट इज समथिंग लुकिंग लाइक दैट, ऐसा दिखता है बेटा, है ना। कोर्क यानी कि इसके ऊपर आपको ढक्कन लगाना पड़ेगा। ओके, और इस पर्टिकुलर फ्लास्क को अगर आप ओपन बुक के ऊपर रखोगे ना, पानी भरे हुए फ्लास्क को, तो आपको लेटर्स बेटा बड़े बड़े, ठीक है, जो भी अल्फाबेट्स हैं वो बड़े बड़े अपीयर होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि जो फ्लास्क है बेटा उसमें आपने पानी फिल कर दिया जो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट कर रहा है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास बेटा आपको छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की डिटेल भी दिखा सकता है, लाइक एंट की डिटेल दिखा सकता है। ओके, और आपकी क्यूरियोसिटी यहाँ पर थोड़ी सी बूस्ट हो सकती है कि कैसे इनविजिबल वर्ल्ड फाइनली डिस्कवर हुआ। तो दिस इज द होल सिनेरियो, और यहीं से ही बेटा मैग्निफिकेशन के प्रोसेस से ही आप कह सकते हैं बूस्ट मिला और हम माइक्रोस्कोप की तरफ गए और चीजें हमें देखने को मिली। अब बेटा इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर तो आएंगे ही, बट उससे पहले हम सेल के बारे में भी जानेंगे बेटा। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल कैसे डिस्कवर हो, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर भी आते हैं। तो जैसे अगर आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं बेटा, ये बिल्डिंग आपकी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी है। सिमिलरली आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है बेटा उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। और सेल की डिस्कवरी सबसे पहले एक पर्सन ने की थी, ठीक है, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक बेटा। 1665 में उन्होंने सेल्स को देखा था बेटा थिन लेयर ऑफ कोर्क के अंदर, ठीक है, अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में, मतलब खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर इस पर्टिकुलर चीज को डिस्कवर किया था, दैट इज योर सेल ओनली। उसके बाद बेटा ये जो ढक्कन है, ठीक है, ये कॉर्क ही है, ठीक है, इसके थिन स्लाइस पर उन्होंने ये देखा था, तो दैट वाज अ डेड सेल ऑब्वियसली। पर बारी आती है कि लिविंग सेल्स को भी देखा गया बेटा, ठीक है, उस पर भी आते हैं। पर रॉबर्ट हुक ने कैसे स्ट्रक्चर्स देखे? रॉबर्ट हुक ने बेटा कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स देखे थे, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे बेटा, जिनको उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ठीक है, और सेल का लैटिन में मतलब होता है बेटा लिटिल रूम, ठीक है, सेल का लैटिन में क्या मतलब होता है? दैट इज लिटिल रूम। तो दैट इज अबाउट रॉबर्ट हुक। अब बारी आती है बेटा लाइक एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक की, ठीक है, जो कब आए बेटा 1674 में। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? सबसे पहली बार फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया बेटा, ठीक है, अपने इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया, और पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो अगर आपसे कोई पूछे फ्री लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, तो आप कहोगे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने, ठीक है। और सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो आप क्या कहेंगे? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है रॉबर्ट ब्राउन, जो कि 1831 में आए, जिन्होंने न्यूक्लियस सेल के अंदर एक कंपार्टमेंट होता है, कंपोनेंट होता है, उसे डिस्कवर किया। अब सेल थ्योरी बेटा स्केल्डन एंड स्क्वान ने दी थी।
ओके ये दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स नेचर में प्रेजेंट हैं, वो सभी के सभी सेल से बने हुए हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी ये दोनों बातें बोली, पर ये सेल थ्योरी बेटा फर्दर रुडोल्फ वर्च्यू ने एक्सपेंड की थी किसके, कौन से सन में, 1855 के अंदर, जिन्होंने ये कहा था कि एक पर्टिकुलर सेल से अगर दो सेल बन रहे हैं तो ये दो सेल बेटा पहले एग्जिस्टिंग सेल से ही हुए, तो इस सेल ने अपने आप को डिवाइड किया तभी दो सेल बने। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसमें 3 पोस्टुलेट्स होगी बेटा, 3 स्टेटमेंट्स होगी कि आपके सारे प्लांट्स और एनिमल्स बेटा सेल से बने हुए हैं, वही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो स्केल्टन और श्वान ने कहा, रुडोल्फ वर्च्यू ने इसके अंदर एक एडिशन कर दिया ये कहकर कि सारे सेल्स अराइज हो रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। उसके बाद बेटा आप सेल भी 2 टाइप्स के होते हैं, यूनी और मल्टी। यूनी का मतलब होता है बेटा सिंगल, मल्टी का होता है मोर देन वन, है ना। तो यूनिसेलुलर भी होते हैं बेटा ऑर्गेनिजम्स नेचर में, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म भी है बेटा, बैक्टीरिया है, अमीबा है, जो सारी एक्टिविटीज अपनी इसी पर्टिकुलर सेल के अंदर कर रहे हैं। अगर मल्टी सेलुलर की बात की जाए बेटा तो उनके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, जैसे आपके अंदर भी बहुत बहुत ट्रिलियंस ऑफ मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है बेटा, बिलियंस ट्रिलियंस। एंड ऑब्वियसली आपके सेल्स डिफरेंट डिफरेंट अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने पर्टिकुलर प्लेसेस पे बैठे हैं और अपना अपना काम और फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं बेटा जो मिलकर काम करते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगस और जितने भी बड़े क्रिएचर्स हैं वो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब सवाल आता है कि मैम सभी बॉडीज के अंदर सेल का शेप सेम होगा क्या? ऑब्वियसली बेटा सेल का शेप सेम नहीं होगा, सेल जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा उसी अकॉर्डिंग उसका शेप भी होगा। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं बेटा कि तो आपका ये मसल सेल है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है बेटा, आपकी सर्टेन एक्टिविटीज और मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इसकी शेप स्पिंडल शेप है, स्पिंडल शेप है। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो ये आपका नर्व सेल है जिसको लॉन्गेस्ट सेल भी कहा जाता है आपकी बॉडी के अंदर। लाइक सर्टेन जो ट्रांसमिशन करते हैं आपकी बॉडीज में मैसेजेस के, वो इसके थ्रू होते हैं। तो ये स्पर्म और एग है बेटा, इसका भी डिफरेंट शेप है क्योंकि फंक्शन वैसा ही परफॉर्म करना है, जिसने जैसा स्पेसिफिक फंक्शन आपकी बॉडी में परफॉर्म करना है वैसा ही आपको शेप देखने को मिलेगा। अब सवाल आता है सेल के अंदर क्या होता है, तो ये बढ़िया से पिक्चर देख रहे हो बेटा, ये मैंने सेल के अंदर की आपको ब्यूटीफुल सी पिक्चर दिखाई, जो ऑब्वियसली देखकर ये ना सोचना कि कोई फूड डिश है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स है बेटा सेल के ऑर्गेनालीज है, सेल के अंदर जो जो चीजें प्रेजेंट है ना, जर्नल इंग्लिश में कह दोगे कि ये सेल के कंपोनेंट है, पर आप साइंस में क्या कहोगे, बायो में क्या कहोगे बेटा, ये ऑर्गेनालीज है। तो ऑर्गेनालीज बेटा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइड अ सेल, है ना, और हर एक का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। कुछ यहाँ पर न्यू मटेरियल बनाएंगे, कुछ क्लियरिंग करेंगे और कुछ वेस्ट मटेरियल्स को क्लियर करने में हेल्प करेंगे, कुछ नए सब्सटेंसेस बनाएंगे, कुछ ऑर्गेनालीज बनाएंगे। चलिए समझते हैं बेटा, उससे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर इन ऑर्गेनालीज के बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा एक सर्टेन लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले सेल आता है जो कि बेसिक यूनिट है, आप लोगों ने भी अपनी लाइफ सेल से ही स्टार्ट की है, जाइगोट से स्टार्ट की है। उसके बाद बेटा बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, सेल मिल गए, अब ग्रुपिंग होगी सेल्स की, तो बेटा क्या बन गया, टिश्यू बन गए। बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल दिल बन गया आपका। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेटा क्या बन गया, दिल बन गया, और दिल आपका स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो दिल के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं, टिश्यूज किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग बेटा? ठीक है, तो दिल का काम क्या है, आपके ब्लड को पंप करना, है ना, इट विल बी लाइक अ पंपिंग मटीरियल। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से बेटा पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता जाता है, दिल बनेगा, ब्लड वेसल्स बनेंगी बेटा, ठीक है, उसके अंदर ब्लड आएगा, तो ये पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाएगा। एंड बहुत सारे सिस्टम जब आपकी बॉडी के अंदर बन जाते हैं तो आप पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो सोचो आपकी बॉडी में कितने सारे सिस्टम हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है बेटा। ऑर्गन्स मतलब टिश्यूज से बने हुए हैं, टिश्यूज मतलब वहां पर आगे सेल्स हैं। तो सेल से ही सारी दुनिया स्टार्ट हुई है, सारी चीजें स्टार्ट हुई है, मैं ये कहूंगी। ठीक है, तो स्पेशल फैक्ट यही है बेटा, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल नोन है अभी तक के लिए। अब बारी आ जाती है बेटा आपका, ये ऊपर वाला मैंने आपको एनिमल सेल दिखाया है, ये मैंने आपको प्लांट सेल दिखाया है, और अब आप सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल, पहली सेल ऑर्गेनाली की बात कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर जो कि सेल के अंदर या सेल को कवर कर रहा है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है बेटा किस चीज की, सेल मेम्ब्रेन की। ये आपके प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, सारा फ्लूइड इसकी वजह से अंदर रहता है बेटा। तो ये जो प्लांट में अंदर वाली लाइन दिख रही है बेटा, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, और ये एनिमल में बाहर वाली लाइन दिख रही है बेटा, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन।
सारी चीजें इनसाइड रहेंगी बेटा, फ्लेक्सिबल है, लाइक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन की पर्टिकुलर लेयर बनी होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग है बेटा सेल की, और इसको सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है क्योंकि थोड़ी मूड़ी है, क्योंकि थोड़ी चूजी है बेटा। सारे सब्सटेंसेस को नहीं कहेगी आ जाओ अंदर आ जाओ, नहीं, ठीक है। इट विल बी लाइक सिलेक्टिव इन नेचर, तो सबको परमिट देगी पर सिलेक्टिवली परमिट देगी, तो इसीलिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आप इसे बोलते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। फिर आती है बेटा सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है, तो ये डार्क ग्रीन जो आपको दिख रही है दैट इज द सेल वॉल, ठीक है। आउटर लेयर है बेटा प्लांट की, जो सारी चीजें अंदर प्रोटेक्ट करती है, सेलुलोज की बनी हुई है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, काफी रिजिड और कड़कनेस जितनी भी सेल को मिल पा रही है वो सेल वॉल की वजह से मिल पा रही है, और ये फुली परमिट है, ये परमिएबल है बेटा, फुली परमिट कर देती है सब्सटेंसेस को, पर उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन तो अगेन प्रेजेंट होती है। अब बारी आती है बेटा न्यूक्लियस की। कंट्रोल सेंटर बोला जाता है प्लांट और एनिमल का, जहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सब कुछ कंट्रोल होता है, और नियर द सेंटर बेटा, नियर द सेल, नियर द सेंटर आपका ये प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस सेल का बड़ा इमेज मैंने यहाँ पर दिखाया है, इसके अंदर सर्टेन ऐसे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, और ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल लेकर बैठे होते हैं, जिसकी वजह से आपके बालों का रंग, आपकी आंखों का रंग, है ना, आपका स्किन कलर, आपके बालों का टेक्सचर, सब कुछ डिसाइड होता है। और ये छोटा सा येलो कलर का बेटा दैट इज न्यूक्लियोलस, जो कहीं ना कहीं एक और ऑर्गेनेली को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, उस ऑर्गेनेली का नाम है राइबोसोम। इसके बारे में भी जानेंगे बेटा राइबोसोम क्या करता है, पर अभी इतना जान लीजिए राइबोसोम को न्यूक्लियोलस बनाता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब बारी आती है बेटा साइटोप्लाज्म की, ठीक है। तो जितना भी येलो येलो इसमें स्काई ब्लू जितना भी लिक्विड मटेरियल दिख रहा है बेटा, एकदम फ्लूइड जेली टाइप ऑफ मटेरियल, वो साइटोप्लाज्म है। सोचो आपके पास एक जेली है, जेली के अंदर बेटा आपने लौंग डाल दिया, जो घर में लौंग होती है, काली मिर्च होती है, वो आपने डाल दी, तो जेली के अंदर जो चीजें आपने जहां डाली वो वहां रहेंगी ना, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म भी बेटा एक जेली लाइक सब्सटेंस है ना, इंटीरियर ऑफ द सेल को फिल करता है, सेल मेम्ब्रेन में और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी खाली स्पेस है वो आपका साइटोप्लाज्म ने फिल किया हुआ है दोनों सेल्स के अंदर, ठीक है। जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन है, बहुत बार यहाँ पर देखने को मिलता है, इसकी वजह से बेटा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलती है, न्यूट्रिएंट्स यहीं पर स्टोर होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स यहीं पर मिलते हैं, एंड ऑर्गेनेलीज अपने प्लेस पर यहीं पर रहती है, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रॉपर सेल को इसी वजह से मिल पा रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद बेटा आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बेटा इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखने की नीड है, ये बेटा न्यूक्लियस है, और ये बाहर न्यूक्लियस की व्हाइट वाली जितनी भी है, न्यूक्लियस की लेयर है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है मैं कहूंगी, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही देखो ये कुछ ऐसे इंटरकनेक्टेड सा स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है, जिसको आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क है बेटा इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स का, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज हो रहा है ना, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका फंक्शन क्या है बेटा, ट्रांसपोर्ट कराता है, डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं प्रोटीन का, एंड कहीं ना कहीं बेटा लिपिड का भी डिस्ट्रीब्यूशन करा रहा है। लिपिड इज लाइक अ फैट मॉलिक्यूल विद इन द सेल, और अगर सेल के बाहर भी नीड हो तो भी, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेटा आगे फर्दर 2 टाइप होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक और होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होता है बेटा उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन करना, तो इसीलिए बेटा यहाँ पर लिखा है कि ये प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन करा रहा है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा वो फैट का सिंथेसिस करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है, लिपिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है जी। अब बारी आती है बेटा गोल्जी अपरेटस की, ठीक है, जिसे जीए बोला जाता है, और ये शिपिंग सेंटर होता है आपके सेल का। जैसे आपने कुछ भी ऑर्डर प्लेस किया तो ये शिपिंग सेंटर तक पहुंचेगा कि अच्छा ये ऑर्डर आपने प्लेस किया, मयंक ने ये ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, रीमा ने ये ऑर्डर प्लेस किया, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। तो स्पेसिफिकली बेटा वो ऑर्डर शिपिंग सेंटर पे जाएगा, वैसे ही आपका वहां पर मॉडिफिकेशन होगी, आपका ऑर्डर एक बॉक्स में डाला जाएगा और वहां से आपके घर तक भेज दिया जाएगा। तो शिपिंग सेंटर का काम भी यही है बेटा। इसमें जो आपका गोल्जी अपरेटस है ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, जिसको सिस्टर्ने बोला जाता है। ये आपको कुछ ऐसे फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेटा, जिसको सिस्टर्ने बोला जाता है, और ये मॉडिफिकेशन करता है बेटा। मान लो कई बार प्रोटीन पर शुगर ऐड करना है तो इसका काम है, पैकेजिंग करता है बेटा प्रोटीन की, लिपिड की। लाइसोसोम भी यही बनाता है, ठीक है। ये जो गोल्जी अपरेटस है बेटा, लाइसोसोम भी यही, लाइसोसोम एक और स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर है, एक और ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर है, ठीक है। पैकेज करता है सब्सटेंस को सो दैट सेल के अंदर जरूरत है उसे भेजने की या सेल के बाहर जरूरत है भेजने की, तो इसी के थ्रू जाता है। लाइसोसोम बेटा आगे लाइसोसोम पे भी
लाइसोसोम बेटा, इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इसकी खुद की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। मतलब मान लो कोई भी वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, सेल के अंदर आ गया, उसे किल करना है तो लाइसोसोम का काम होगा उसे किल करने का। और मान लो बेटा कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सेल का स्ट्रक्चर है, सेल की ऑर्गेनेली है जो अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसे खत्म करने का काम भी लाइसोसोम का होगा, ठीक है। या फिर कोई बहुत ही पुरानी ऑर्गेनेली है, ठीक है, या फिर उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया है बेटा, उसको खत्म करने का काम भी लाइसोसोम का होगा। और मान लो बेटा पूरा सेल अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा, पूरे सेल में कोई भी कंपोनेंट अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो लाइसोसोम क्या करेगा, खुद बर्स्ट हो जाएगा बेटा, खुद फट जाएगा, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल के अंदर फैल जाएंगे और सिमिलरली बेटा इसी को सुसाइड बोला जाएगा। और वो सुसाइडल बैग की वजह से बेटा, सुसाइड करने की वजह से पूरे सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये बेटा प्रोग्राम सेल डेथ में भी ऐसे ही इन्वॉल्व होता है। उसके साथ साथ बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं तो दिस इज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया विच इज प्रेजेंट ओवर देयर इन बोथ द सेल्स, है ना। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। एनर्जी फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस यहाँ पर होता है, एटीपी की फॉर्म में होता है। आउटर मेम्ब्रेन है बेटा जो कि काफी स्मूथ होती है, ये येलो वाली जितनी भी दिख रही है ये आउटर मेम्ब्रेन है, काफी स्मूथ है, ऑर्गेनेली को कवर किया हुआ है। इनर मेम्ब्रेन बेटा, इनर मेम्ब्रेन है तो उसका नाम दिया गया है हमने क्रिस्टे दिया गया है। अब इसके अंदर एक लिक्विड है बेटा, इस लिक्विड को मैट्रिक्स बोला गया है, ठीक है। इस लिक्विड के अंदर बेटा डीएनए, एंजाइम, ओके, और प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा आपका प्लास्टिड, ठीक है, दिस इज प्लास्टिड। अगर प्लास्टिड की बात की जाए तो ये अगेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, फूड सिंथेसिस में, स्टोरेज में काम आता है बेटा। अब इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब बेटा इनके अंदर क्लोरोफिल होंगे, फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। क्रोमोप्लास्ट बेटा जहां पर भी डिफरेंट कलर आपको दिखता है प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर दिख रहा है, फ्रूट के अंदर दिख रहा है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो रहा है क्योंकि इसके अंदर सर्टेन पिगमेंट यानी कि केमिकल स्टोर हैं कलर्स देने के लिए। ओके, ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट देता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है। ओके, ल्यूकोप्लास्ट बेटा ये कलरलेस प्लास्टिड है जिसमें सिर्फ स्टोरेज का काम होता है, ठीक है। स्टार्च स्टोर कर लिया, ऑयल स्टोर कर लिया, प्रोटीन को स्टोर कर लिया। और वैक्यूल की अगर बात की जाए तो ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड सैक है, ठीक है। बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर ये बेटा प्लांट सेल में होता है और बहुत ही छोटू से होंगे, अगर होंगे या फिर नहीं भी हो सकते एनिमल सेल में, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो प्लांट सेल में इतना बड़ा है बेटा, तो प्लांट सेल में इसकी मेम्ब्रेन का नाम भी होता है दैट इज टोनोप्लास्ट। एंड इसके अंदर वाटर, न्यूट्रिएंट, एंजाइम सब कुछ हो सकता है। और ये प्लांट सेल को प्रॉपर टर्जिडिटी प्रोवाइड करने के लिए भी बेटा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि बहुत ही बड़ा साइज है, ठीक है। तो ऐसे सेल की डिस्कवरी हुई थी बेटा आपके माइक्रोस्कोप से। उसके बाद हमने सेल के स्ट्रक्चर्स यानी कि ऑर्गेनेलिस को समझा। अब बारी आती है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। आई नो दैट इट इज लेंथी चैप्टर बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा बहुत ही छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए बेटा हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, एनलार्ज करके देख पाएंगे। एंड डेफिनेटली माइक्रो का मतलब है बहुत ही छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब अ लिविंग बीइंग, है ना। तो बहुत छोटे छोटे लिविंग बीइंग है बेटा, इनका निकनेम भी है दैट इज माइक्रोब्स एज वेल। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा हर जगह पर प्रेजेंट है, सॉइल, वाटर, एयर, फूड, हमारी बॉडीज के अंदर भी इतने इनविजिबल है बेटा, बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं हमारे आसपास। बेनिफिशियल भी बहुत हैं और कहीं ना कहीं हार्मफुल भी हैं बेटा। हार्मफुल है तो उनके बारे में भी जानेंगे, बेनिफिट दे रहे हैं तो कैसे बेनिफिट दे रहे हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं बेटा वन बाय वन इनके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को, इनके इंपॉर्टेंस को और इनकी कहाँ पर हेल्पफुलनेस है हमारे लिए। बट उससे पहले की एक्टिविटी आपकी बुक में है दैट इज 2.4 पोन्ड वाटर। तालाब का पानी लेना बेटा, स्टेगनेंट वाटर भी आप ले सकते हैं और उस पानी को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख सकते हैं। अमीबा दिख सकता है बेटा, इरेगुलर शेप होगा। पैरामीशियम दिख सकता है बेटा, स्लीपर लाइक शेप होगी उसकी। एल्गे ग्रीन कलर का होगा क्योंकि उसके ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सॉइल सस्पेंशन लेने के लिए बेटा आपको सॉइल को पानी में मिक्स करना है, उसका एक ड्रॉप लीजिए, ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए माइक्रोस्कोप में, है ना, मिट्टी वाले पानी का। एंड आपको सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं। ब्रेड मोल्ड एक फंगस हो सकती है बेटा, अदर फंगस आपको ब्रश लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं, एल्गे देखने को मिल सकता है, बैक्टीरिया देखने को मिल सकता है किसी भी पर्टिकुलर डिफरेंट शेप्स का। अब सवाल आता है कि कितने टाइप के माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सबसे पहले बेटा बैक्टीरिया, फिर आपका फंगस, फिर प्रोटोजोआ, एल्गे एंड वायरसेस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा नेचर में। तो सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रोटोजोआ। बेटा सिंगल सेल्ड है,
एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वाटर और सॉइल दोनों में पाया जाता है। अब इसको एनिमल लाइक क्यों बोला बेटा, क्योंकि इसका बिहेवियर, इसकी ईटिंग हैबिट ऐसे है, ठीक है, ये भी खाना अपनी बॉडी के अंदर पचाता है, इसका प्रॉपर प्रोसेस होता है कि इंजेस्ट किया बेटा, फिर डाइजेस्ट किया, फिर बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, है ना, फिर बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी खाने को, पचे हुए खाने को, और फिर एग्जिट होता है खाना जो नहीं पचा। ऐसे ही आपकी बॉडी में भी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा अमीबा इरेगुलर शेप है ना, सूडोपोडिया कप लाइक स्ट्रक्चर से चलता है, पैरामीशियम बेटा स्लिपर शेप है, सीलिया से चलता है, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उससे चलता है। तो ये पर्टिकुलर टाइप और उसके एग्जाम्पल हो गए। अब बारी आती है बेटा बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया सिंपलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट, बहुत ही ज्यादा नंबर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है। यूनिसेलुलर है बेटा, तो कहीं ना कहीं यूनिसेलुलर भी हो सकता है बेटा, और ऑब्वियसली यूनिसेलुलर है। एंड इसमें प्रोकैरियोट क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोकैरियोट एक कैटेगरी है, एक टाइप है बेटा, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं, बट एक न्यूक्लियस लाइक अलग सा स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। और बैक्टीरिया डिफरेंट शेप में भी आते हैं बेटा, स्फेरिकल है तो उसको कोकस कहते हैं, ऐसा रोड शेप है बेटा तो उसको बेसिलस कहते हैं, स्फेरिकल ऐसे होगा, स्पाइरल बेटा ऐसे होता है, ठीक है, इस शेप में दिखेगा बैक्टीरिया तो उसको स्पाइरुलम बोला जाता है, कुछ ऐसे कोमा शेप होता है बेटा तो उसको विब्रियो बोला जाता है। तो डिफरेंट शेप्स में भी बैक्टीरिया आते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं बेटा, और कुछ बैक्टीरिया कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। फंगस की बात की जाए बेटा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। यूनिसेलुलर फंगस मतलब कि यीस्ट इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जिसका ब्रेड मेकिंग में फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होता है। मल्टीसेलुलर बेटा आपके मोल्ड्स हो गए, ब्रेड मोल्ड्स हो गए, ठीक है, एंड ये आपके मल्टीसेलुलर मशरूम आपका मल्टीसेलुलर है, ठीक है। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता बेटा, तो ये डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपना खाना खाने के लिए। तो ये सेप्रोट्रॉफ है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर न्यूट्रिशन अपना अटेन करते हैं, उनके ऊपर सर्वाइव करते हैं। एल्गे की बात की जाए बेटा तो ये प्लांट लाइक है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है बेटा। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी भी हो सकते हैं। यूनि का एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, मल्टी का बेटा स्पाइरोगायरा और सीवीड होता है। क्लोरोफिल है इनके पास, अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। और कुछ स्पाइरुलिना क्लोरेला ऐसे है बेटा जो न्यूट्रिएंट रिच है और इनको सुपर फूड की तरह एक्ट किया जाता है, खाया भी जाता है, एडिबल फॉर्म में भी इसको लिया जाता है। वायरसेस बेटा कोई ट्रू सेल्स नहीं है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में तब आएंगे जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, अदरवाइज ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं नेचर में बाहर, ठीक है। एंड बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं बैक्टीरिया से भी, और अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, दे विल मल्टीप्लाई सिर्फ होस्ट सेल के अंदर, रिप्रोड्यूस करेंगे, ग्रो करेंगे सिर्फ होस्ट सेल के अंदर, और बहुत सारे डिजीजेस कॉज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। फ्लू हो गया, कोविड-19 होगी, एनिमल्स में, प्लांट्स में ऑब्वियसली। अब माइक्रोब्स बेटा इनका हेल्पफुल रोल क्या है? सबसे पहले ये आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, है ना, ये डेड प्लांट्स को, जो भी गिरी हुई लीव्स हैं, एनिमल्स के रिमेन्स है बेटा, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इस वेस्ट को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके खाद बना रहे हैं बेटा। एट लास्ट सॉइल को ही क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट रिच कर रहे हैं, और इसे पूरी प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहा जाता है, ठीक है। कंपोस्टिंग के एग्जाम्पल अगर जो भी गार्डनर्स है बेटा वो बहुत ज़्यादा वेस्ट कलेक्ट करते हैं और एक गड्ढे में डाल देते हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद आप वो देखते हैं कि माइक्रोब्स ने डिकम्पोज कर दिया उस नेचुरल वेस्ट को, जो भी नेचुरली प्रोड्यूस हुआ था, उसको खाद में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसको आप नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हुआ। तीसरा आता है बेटा बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह लेते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो उनको आप एनारोब बोलते हो, ठीक है। एंड ये प्लांट एनिमल दोनों पे एक्ट करते हैं और कुछ एक गैसेस रिलीज करते हैं, दैट इज मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी को बायोगैस बोला जाता है। और ये बायोगैस बेटा कुकिंग में, फ्यूल के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, व्हीकल्स रन करने में, ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसका इस्तेमाल आज के टाइम पे विलेजेस में भी बहुत होता है। ओके, अब आते हैं बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड में क्या रोल है, ठीक है। तो हमारे फूड से भी कनेक्टेड है, हमारे फूड को खराब तो कर ही रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे फूड को टेस्टी बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं बेटा। यीस्ट जो एक फंगस है बेटा, बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग पर्सन मैं कहूँगी जो कि कुकीज़ बनाते हैं, डोनट्स बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं बेटा, केक बनाते हैं, वो डेफिनेटली यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट उनका केक काफ़ी स्पॉन्जी, फ्लफी और बहुत ही टेस्टी सा बने, गुई सा बने बेटा, ठीक है। तो यीस्ट ऐड किया जाता है फ्लावर के अंदर, डो के अंदर, शुगर के साथ, वार्म वाटर के साथ। यीस्ट रिस्पायर करते हैं बेटा, और कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, वो CO2 उस एनवायरमेंट में
में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से आटा पहले छोटा सा होता है और कुछ टाइम के बाद देखते हैं यीस्ट डाला हुआ था, आधे घंटे बाद आटा इतना बड़ा हो जाता है फूल के, क्योंकि उन्होंने एनारोबिक रेस्पिरेशन करके उस डो के एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी है, ठीक है। एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल भी रिलीज करते हैं बेटा ब्रेड केक में, जो इसकी वजह से एक स्पेशल सी स्मेल भी आती है। तो ब्रेड केक, पेस्ट्रीज, इडलीज, डोसाज, भटूरा हर जगह इस्तेमाल होता है। लैक्टोबैसिलस बेटा एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि कर्ड बनाने में हेल्प कर रहा है। तो आप अपने घर पर देखते होंगे लाइक मम्मा लोग क्या करते हैं, आपके जो एल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, वार्म मिल्क लेते हैं, थोड़ा सा कर्ड डालते हैं, स्टार्टर कल्चर जिसे बोला जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो मल्टीप्लाई करता जाता है, जितनी भी लैक्टोज शुगर है मिल्क की उसे कन्वर्ट कर रहा है लैक्टिक एसिड के अंदर, और इसीलिए बेटा वो कर्डलिंग होती जाती है, दही बनती जाती है और उसके अंदर खटास थोड़ी सी आती जाती है। तो दैट इज हाउ कर्ड फॉर्मेशन इज एक्चुअली हैपनिंग। एंड उसके साथ साथ बेटा इसकी एप्लीकेशन कर्ड में, चीज, बटर मिल्क, योगर्ट, डाइजेशन इंप्रूव करने में, आपके गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखने में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। माइक्रोऑर्गेनिज्म और फूड में बेटा एक और आता है आपका राइजोबियम, जो कि अगेन एक बैक्टीरिया भाई साहब है, ठीक है, जो कि रूट में रहते हैं बेटा, ठीक है। रूट के ऊपर कुछ ऐसे नोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस रूट इज हैविंग नोड लाइक स्ट्रक्चर, ओके। लेग्यूम्स यानी कि मटर की पर्टिकुलर मटर या बीन्स या लेंटिल्स, इनकी कैटेगरी को लेग्यूमिनस प्लांट बोला जाता है। इनके रूट के नोड्स पर बेटा आपको ये राइजोबियम मिल जाता है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है एयर से और उसको कन्वर्ट कर रहा है यूजेबल फॉर्म में, सो दैट प्लांट उसे यूज कर सके और अब फर्दर आगे क्या बना सके, क्लोरोफिल बना सके। बिकॉज नाइट्रोजन इज दैट पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट विच इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट्स टू मेकिंग क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल यू ऑल नो दैट बेटा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी। साथ साथ बेटा इट विल इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली, है ना, और कहीं ना कहीं बेटा ये मतलब कि वी विल रिड्यूस द केमिकल फर्टिलाइजर्स ओवर देयर एज वेल। तो फार्मर्स बेटा इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं सो दैट ये नेचुरली उनकी सॉइल के अंदर सर्टेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को ऐड करता रहे। नेक्स्ट आता है बेटा आपका माइक्रो एल्गे। क्या होता है माइक्रो एल्गे? ये ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जो वाटर, सॉइल, एयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्पाइरुलिना, कॉलेरा, डायटम्स, है ना। फोटोसिंथेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करेंगे बेटा, अपने लिए खाना बनाएंगे, नेचर में ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 50 से ज्यादा % तक बेटा जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो इन पर्टिकुलर फॉरेस्ट के साथ साथ इन ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी आती है। काफी न्यूट्रिएंट रिच भी है बेटा, इनमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स बहुत कुछ होता है। स्पाइरुलिना तो सुपर फूड माना जाता है बेटा, 60% प्रोटीन है, विटामिन B12 है बेटा जिसकी कमी आजकल सभी को होती है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैट और शुगर भी प्रेजेंट होती है, तो इसे ईट भी किया जाता है बेटा। स्पाइरुलिना को लोग खाते हैं, इट इज एल्गे जिसे ईट किया जाता है, खाया जाता है। एंड फूड सोर्स की बात की जाए, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे हैं बेटा जो कहीं ना कहीं फीड करते हैं माइक्रो एल्गे के ऊपर, एंड ह्यूमंस आल्सो कंज्यूम द स्पाइरुलिना। कॉलेरा, है ना, क्योंकि जैसे हेल्थ सप्लीमेंट की तरह दवाई आप लेते हैं, ऐसे इनको हेल्थ सप्लीमेंट की तरह खाया जाता है, सो दैट अच्छा प्रोटीन, अच्छा विटामिन्स मिल सके, किसी चीज़ की कमी ना हो बॉडी के अंदर। एनवायरमेंटल रोल ऑब्वियसली बेटा वाटर को क्लीनिंग करने में हेल्प करते हैं और सर्टेन बायोफ्यूल्स बनाने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दैट इज हाउ दिस होल चैप्टर इज वेरी लेंथी, ऑलराइट। तो आई ट्राइड माय बेस्ट टू कवर एवरीथिंग इन सर्टेन फ्यू सेकेंड्स। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू लव्ड इट, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट डाउन एंड डेफिनेटली आई विल गेट योर आंसर्स, आई विल गेट द आंसर्स फॉर यू, है ना। तो मिलते हैं इसके बाद वाले चैप्टर में बेटा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।